आइए आज हम त्रिभुज का अर्थात भाग 2 लेकर आए हैं, क्योंकि भाग 1 में हमने त्रिभुज से संबंधित जितने भी थ्योरी था सारा बता दिया गया था और भाग 2 में हम एक्सरसाइज अर्थात 6.1 करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग भाग 1 में त्रिभुज से संबंधित कुछ थ्योरी पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोगों ने समरूपता और सर्वक्षमता के बारे में पढ़े थे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार और देखते हैं सर्वक्षमता। ये सर्वक्षमता क्या होती है? जब दो आकृति सर्वक्षम होती है, अर्थात उनके सर्वक्षम होने के लिए क्या शर्त होते हैं, क्या नियम होते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। कि जब एक आकृति का संगत पार्ट दूसरे आकृति के संगत पार्ट के बराबर होता है, तब जाकर दोनों आकृति आपस में सर्वक्षम कहलाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, ये दो त्रिभुज है और ये दोनों त्रिभुज को हम सर्वक्षम करना चाह रहे हैं, अर्थात इसको जब यानी ये आकृति नंबर 1 ये आकृति नंबर 2 हो गया, तो जब दोनों आकृतियां कब सर्वक्षम कहलाएगी, आपस में कब ये सर्वक्षम होगी? कि जब इस आकृति का संगत पार्ट इस आकृति के संगत पार्ट के बराबर होता है, तब ये जाकर दोनों आकृति सर्वक्षम कहलाती है। जैसे कि इस वाले आकृति की जो लंबाई इस वाले के बराबर और इसकी लंबाई इसके बराबर और इसके नीचे वाले की लंबाई इसके नीचे वाले की लंबाई के बराबर, तथा इसका कोण इसके कोण के बराबर, ये वाले कोण इस कोण के और ये वाले कोण इस वाले कोण के बराबर होंगे, ताकि इसका प्रत्येक भाग इसके प्रत्येक भाग के बराबर हो। अर्थात कहा जाए कि दोनों आकृति एक दूसरे को पूरी ढक ले, पूरी तरह से ढक ले, अतः कह सकते हैं कि दोनों आकृतियां सर्वक्षम है। अब हम लोग समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये समरूपता क्या होता है? कि जब दो आकृति समरूप होती है ना, कि दोनों आकृति का रूप, अर्थ देखिए समरूपता का अर्थ होता है कि समान रूप वाले, समरूपता का अर्थ ही होता है समान रूप वाले, यानी जब दोनों आकृति एक आकार की होती है, एक रूप वाली होती है, तो वो दोनों आकृति समरूप होती है। जैसे हम एग्जांपल लेते कि ये कोई फोटो है और इन्हीं फोटो से हम कई और फोटो बनवाते हैं, कोई छोटा आकार का, कोई बड़ा आकार का, तो ये सभी क्या होंगी? आकृतियां समरूप होंगी, क्योंकि एक ही आकृति से हमने छोटा आकार और बड़ा आकार की आकृति बनवाए, तो ये सभी आकृतियां आपस में समरूप होती है। और हम लोग समरूपता के शर्त देखे थे कि किसी आकृति को समरूप होने के लिए पहला नंबर, दोनों आकृति में भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। दूसरी नंबर, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। तीसरी नंबर, उनकी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो ये दो आकृतियों को समरूप होने का कंडीशन है कि पहला नंबर, उनकी भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, दूसरी नंबर की संगत कोण बराबर होनी चाहिए, तीसरी नंबर की संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। अब हम लोग त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं, तो त्रिभुज के लिए केवल दो ही होता है। पहला नंबर कि संगत कोण बराबर हो और संगत भुजा समानुपाती हो। अगर ये दोनों कंडीशन लगता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कहलाता है। अब हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.1। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि रिक्त स्थानों को भरें। तो यहाँ कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि सभी वृत्त डैश होते हैं, यानी दो ऑप्शन है, सर्वक्षम और समरूप। ये हमें भरना है इसमें कि दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो आइए हम लोग इन स्थितियों पर विचार करते हैं। करें कि सभी वृत्त डैश होते, क्योंकि जो वृत्त होते हैं वो अलग अलग है ना, त्रिज्या के आधार पर वृत्त अलग, यानी कोई 5 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या ले रहे हैं, सॉरी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेते हैं, एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेते हैं, एक हमने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त लेते हैं। तो हम देखते हैं
कि इनकी जो आकार है वो अलग अलग है, आकार अलग अलग है लेकिन रूप सब एक ही है, क्योंकि इसको भी हम वृत्त कहेंगे, इसको भी वृत्त कहेंगे, इसको भी वृत्त कहेंगे। अतः जितना भी वृत्त होंगे अर्थात सभी वृत्तें क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी, यानी एक रूप वाले। समरूप का अर्थ होता है समान रूप वाले, अर्थात सभी वृत्त क्या होते हैं, समान रूप वाले होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब ये सेकंड नंबर देखते हैं, कह रहा कि सभी वर्ग डैश होते हैं, यानी वर्ग के बारे में भी वही बात कहा गया है। तो ऑप्शन है सर्वाक्षम और समरूप। तो हम देखते हैं कि वर्ग यानी एक हम छोटा वर्ग बनाते हैं, एक बड़ा सा वर्ग बनाते हैं, एक और सबसे छोटा वर्ग बनाते हैं। तो वही बात फिर कह रहा है कि सभी वर्ग डैश होते हैं। तो देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार भुजा, इसमें भी चार, और सभी का नाम वर्ग वर्ग और वर्ग ही कह सकते हैं। और देखने में सभी एक ही जैसा लग रहा है, भले ही ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, आकार इसका अलग अलग है, लेकिन जो रूप है वो एक ही आकार के है। अतः ये भी क्या होंगे, सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप कहलाएंगे, सभी वर्ग समरूप होते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सभी डैश त्रिभुज समरूप होती है, यानी अब हम त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी ये दो त्रिभुज का नाम दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। तो हम देखते हैं कि कौन सी, यानी दोनों में से वो कौन सी त्रिभुजें हैं जो सभी, यानी वो कितना भी बनाया जाए, एक बनाया जाए, दो बनाया जाए, तीन बनाया जाए, बड़ा छोटा बनाया जाए, वो सभी के सभी समरूप होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसको हम या तो बड़ा बनाए या तो छोटा बनाए, है ना, वो समरूप होते हैं। जैसे हमने यहाँ एक छोटा सम बना रहे हैं, एक यहाँ सबसे बड़ा बना दिए, इसकी भुजा हम ले लिए दो दो दो, इसका ले लिए छ छ छ। तो ये क्या होंगे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों का आकार बराबर है, इनकी भुजा एक अनुपात में हो जाएगी और इनकी कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। अतः कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज, है ना, समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाता है। अब यहाँ कि भुजाओं की संख्या समान वाले, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यानी दो क्वेश्चन इसमें आ गया। कह कि उनके संगत कोण डैश तथा उनकी संगत भुजा डैश। तो ये हमने दो त्रिभुजों को समरूप होने के लिए जो कंडीशन लिखवाया गया है, डायरेक्टली वहां से इसको हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होती है, नंबर वन उनकी कोण बराबर होनी चाहिए। फिर से दो त्रिभुज समरूप कहलाती है, नंबर वन उनका कोण बराबर होना चाहिए, नंबर टू उनकी संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि उनके संगत कोण बराबर तथा उनकी है ना, उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती, उनकी संगत। फिर से एक बार, उन दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दे, यानी क्वेश्चन यानी सेकंड का वन कह रहा है कि समरूप आकृति, यानी हमें समरूप यानी ऐसा दो एग्जाम्पल लेना है जो दोनों आकृति क्या हो, समरूप हो। तो हम ले सकते हैं कि एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त और एक ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर का वृत्त, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और हम ले सकते हैं कि एक वर्ग ले रहे हैं जिसकी ये 4 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर हो। उसी प्रकार से एक और वर्ग लेते हैं, ये दोनों समरूप होंगे। उसी प्रकार से हम एक और वर्ग लेते हैं जिसका भुजा 8 सेंटीमीटर रख रहे हैं।
तो ये दोनों वर्ग क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इनके सभी कोण क्या होंगे, 90 डिग्री का होगा। उसी प्रकार से इस वाले वर्ग का भी प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। और इनकी भुजाओं का जो रेशियो है, अनुपात है, यानी इसको लिखेंगे 4/8। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। उसी तरह से सभी भुजाएं 1/2 1/2 के अनुपात में आ जाएंगे। अतः ये दोनों आकृति समरूप, ये भी दोनों आकृति समरूप है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखते हैं। ऐसी आकृति, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड में ऐसी आकृति का एग्जाम्पल लेना है जो दोनों ही समरूप न हो, यानी समरूप न होने वाला आप इस बार एग्जाम्पल लेते हैं। यानी ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, यानी इस बार हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो दोनों आकृति आपस में समरूप न हो। तो आइए हम लेते हैं, यानी हम एक त्रिभुज लेते हैं और एक वृत्त लेते हैं। तो अब समझ सकते हैं कि दोनों आकृतियों को क्या हम लोग समरूप कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि इसका आकार अलग है, इसका आकार अलग है, अतः ये दोनों आकृति समरूप नहीं है। उसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ग लेते हैं और एक आयत लेते हैं। क्या हम लोग इन दोनों आकृतियों को समरूप कह पाएंगे? नहीं, क्योंकि दोनों का आकार ही अलग हो गया। हम लोग जानते हैं कि जिसका समान रूप होता है वही समरूप होता है। ये तो अलग अलग आकार का हो गया, ये भी अलग आकार का, अतः ये भी समरूप नहीं है। और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। आइए देखते हैं। कह कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। यानी हमें दो आकृति दिया है और उन दोनों आकृतियों को हमें देखकर बताना है कि समरूप है या समरूप नहीं है। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। SRQP सभी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर लंबा। और एक और आकृति लिया गया है ABCD। और हम इस आकृति में देख रहे हैं कि सभी का जो भुजा है वो 3 सेंटीमीटर लिया गया है। इसका भी 3 सेंटीमीटर, इसका भी 3 सेंटीमीटर लिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या ये दोनों आकृति समरूप है या नहीं। तो चलिए हम बात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप होने के लिए हमें दो शर्त चाहिए, संगत कोण बराबर होनी चाहिए और संगत भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है ये अधिक कोण बन रहा है। इस यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ अधिक कोण बन रहा है, अर्थात 90 डिग्री से भी अधिक कोण बन रहे हैं। यहाँ न्यून कोण बन जा रहा है, पुनः यहाँ अधिक कोण, यहाँ न्यून कोण। उसी तरह से इसमें देखते हैं कि ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, जबकि ये क्या है, चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये एक वर्ग है। तो हम जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री